तो जैसे मान लो ऐसा I3+ दे रखा, तो I3+ वाले पार्ट में एक तो आयोडीन सेंट्रल एटम होता है और दूसरा 2 आयोडीन साइड में एटम होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस केस में सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे हम लोग हमेशा। तो मान लो सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाले और उसके बाद बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करे, तो बाहर में आयोडीन वाला पार्ट है, आयोडीन का वैलेंसी वाला पार्ट 1 होता है सबसे पहला, फिर 3, फिर 5, फिर 7, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 7 होना चाहिए इसमें। तो बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा कराने के लिए एक ही बॉन्ड चाहिए होगा, तो एक बॉन्ड से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद फिर सेंटर वाले आयोडीन को अगर कंसिडर करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लोग 2 लोन पेयर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज आराम से कंसिडर किया जा सकता है। और कोई डाउट किसी को तो बोलो, कल के पेपर में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। बता भी जल्दी, पेपर में अगर कोई डाउट किसी को। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था तो ग्रुप में डाला क्यों नहीं? सर निहार सर को भेज दिया। ग्रुप में डाल देना, हम लोग क्लास में डिस्कशन कर लेंगे एक ही बार, ठीक है? यस तो हम भी उसमें देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में गलती है, अगर कुछ उसमें एरर होगा तो हम लोग करेक्शन कर पाएंगे आराम से, ठीक है? और कोई डाउट किसी को? बुकलेट में कोई डाउट है? बुकलेट में भी होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, जहाँ तक हमको ध्यान है, जल्दी बताओ। और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अगला लेक्चर शुरू करते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ये बता रहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट वाले पार्ट में बॉन्डिंग किस तरीके से करता है। अच्छा, N2 का स्ट्रक्चर बनाने बोला था तुम लोगों को, मेरे हिसाब से बना तो सब लोग लिए होंगे। N2 के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 2 नाइट्रोजन, दोनों का एक ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग ओवरलैप के लिए कंसिडर कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड में, और इसके अलावा बाकी जो 2 ऑर्बिटल वाले पार्ट है वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो पीजेड वाला पार्ट है उसको हम लोग इस डायरेक्शन में बता रखे हैं, ये जेड वाला पार्ट पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा। ये अपने N2 का डायग्राम होना चाहिए। और अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम मेंशन करते हैं तो नाइट्रोजन वाले पार्ट के वैलेंस शेल में 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2s वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p वाले पार्ट में हम लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाना है, तो इस केस में अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करना होता तो 3 ओवरलैप होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब है दूसरा नाइट्रोजन वाला पार्ट, इसका 2s वाला पार्ट अपने किसी काम का नहीं है क्योंकि फुली फिल्ड है। बट उसके बाद 2p वाले पार्ट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग उल्टे डायरेक्शन में रख सकते हैं। पहला ओवरलैप होगा सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग का दूसरा ओवरलैप होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और तीसरा ओवरलैप भी होगा हम लोग के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो टोटल 3 ओवरलैप होंगे। 3 ओवरलैप में एक सिग्मा बॉन्ड जो कि 2p सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और दूसरा दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स वाले पार्ट हम लोग के 2p पाई बॉन्ड कंसिडर किए जा सकते हैं। ये लास्ट क्लास तक में हम लोग मेंशन किए थे, और लास्ट क्लास में बोला था कि 2-3 मॉलिक्यूल्स का और हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उन सब डिस्कशंस के बाद हम लोग फिर आराम से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डायग्राम में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सबको, डायग्राम बन गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, हो सके तो दूसरे पेन से लिखना क्योंकि ये नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नोट करो। N2 exist but P2 does not. Why? N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट P2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? ऐसा बताना है। इसमें एक नया नाम दिख रहा है, अश्मिता। अश्मिता, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। तुम्हारा नया एडमिशन है ना? यस सर। आता है सब कुछ? नो सर। बहुत अच्छा। आज कहानी सुनो केवल, बस एक बार सुनते जाने क्या क्या चीजें हैं, तुम्हारा डाउट क्लास अलग से लगा देंगे, ठीक है? ठीक है सर। N2 exists but P2 does not exist.
तो जैसे मान के चलते कि P2 एग्जिस्ट कर रहा है, assumption लेके चलते हैं कि मान के चलते कि P2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी नाइट्रोजन का डायग्राम बनाए थे तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट पता चल गया था 2p और 2p के ओवरलैप से हुआ है, और पाई बॉन्ड में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड 2p ओवरलैप से बने हैं, ये हम लोग को पता चल गया। अगर N2 पे जगह पे P2 एग्जिस्ट करता तो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आता है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जो चीज नाइट्रोजन में होगा एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक फास्फोरस में होगा, बस हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के जगह पे 3 हो जाएगा। मतलब अपना सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट 2p की जगह पे 3p ओवरलैप से होगा, और पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग का 3p पाई कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर P2 एग्जिस्ट करता तो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड वाला पार्ट 3p होना चाहिए, बट अगर पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर याद होगा तो उसमें लिखा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड 2p होता है, फिर 2p3d का नंबर आता है, फिर उसके बाद 2p3p का नंबर आता है, और उसके बाद 3p3p का नंबर आता है, और 3p3d का नंबर। और ये भी मेंशन किया था 3p पाई बॉन्ड या फिर उसके आगे के जो भी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप हैं, ये सब पाई बॉन्ड्स का ओवरलैप बहुत ही इनइफेक्टिव होता है क्योंकि ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगर 3p पाई बॉन्ड बन रहा है तो ये इनइफेक्टिव है, इस तरह का पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और अगर नहीं बन पा रहा इसका मतलब ये पार्ट फिजिबल नहीं है। अगर ये पार्ट फिजिबल नहीं है तो बेसिकली पाई बॉन्ड बना पाना पीपी मतलब फॉस्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड बना पाना फिजिबल नहीं है, देयरफॉर P2 डज नॉट एग्जिस्ट। रेदर ये फॉस्फोरस वाला पार्ट अपने आप को T4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है। इनफैक्ट T4 का फॉर्म ऐसा नहीं केवल ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस का एक और भी एक स्ट्रक्चर है, ये रेड फॉस्फोरस है बेसिकली, एक और ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इस तरह का फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, और उसके अलावा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऊपर वाला फॉस्फोरस भी एक बॉन्ड बना रखा होता है, तो ऊपर P4 वाले यूनिट से अटैच करके चल रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा मतलब यूनिट टाइप का होता है। अगर किसी के पास जेडीली बुक होगा तो जेडीली बुक पे देखना नाइट्रोजन फैमिली में जहाँ पे फॉस्फोरस एलिमेंट दे रखा है उसमें तीनों स्ट्रक्चर दे रखा है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो ब्लैक फॉस्फोरस वाला पार्ट है इसके स्ट्रक्चर में कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकल के आएगा, देखिए बहुत मजा आएगा। बट अभी के लिए हम लोग बस ये मेंशन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो P2 मॉलिक्यूल है वो P2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 3p पाई बॉन्ड अगर वो एग्जिस्ट करता तो 3p पाई बॉन्ड बनता, जो कि पाई बॉन्ड के बनाने के लिए बहुत ही इनएफिशिएंट ओवरलैप है। इस तरह का इनएफिशिएंट ओवरलैप नहीं हो पाता है, इसलिए फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड बनाना ज्यादा प्रेफर करके अपने आप को P4 में कन्वर्ट करके रखता है। तो पहले बस एक पॉइंट, ये डायग्राम नोट कर लो, नाइट्रोजन का डायग्राम, फॉस्फोरस का डायग्राम, इसके नीचे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे हम लोग, फटाफट नोट करो। और डायग्राम नोट करने के बाद नीचे बस एक पॉइंट नोट कर लेना, 3p overlap is very ineffective, therefore cannot form। और ये जितने भी नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, जितने भी पॉइंट्स केमिकल बॉन्डिंग में लिखवा रहे हैं, स्पेसिफिकली जो स्टार मार्क करवा रखा है जो भी पॉइंट, ये तुमको याद होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। 3p overlap is very ineffective, therefore cannot form, hence P2 does not exist, hence P2 does not exist। सर ऊपर कीजिए ना 1 मिनट।
नहीं करेंगे तो क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं। हो गया, नीचे चल जाएगी। ओके अच्छा सर, कभी हाँ भी बोलो। बैकअप लगाइएगा ना इस क्लास का, तो मेरे को भी उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि हमको भी कुछ खास समझ में नहीं आया केमिकल बॉन्डिंग। कोई बात नहीं, तेरा एग्जाम का तैयारी करने में तू लगा पड़ा है, 4 जगह हाथ पैर फैलाएगा तो कैसे समझ में आएगा? सर लेकिन एग्जाम पे था, मतलब ज्यादा ध्यान देना होगा ना, क्योंकि जेई तो अभी दूर है, पहले तो बोर्ड है ना। आते हैं हर साल तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, हर साल तुम्हारे जैसे लोग 2 साल के बाद निकल जाते हैं। ये वो नई चीज नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे पेरेंट्स लोग भी आते हैं तुम्हारे टाइप का बात करने वाला कि अभी तो पहले बोर्ड जरूरी है ना, फिर जेई मेंस एडवांस जरूरी है। फिर जब 2 साल के बाद उनका जब जेई मेंस भी खराब होता है, जेई एडवांस भी खराब होता है, तब बोलते हैं कि सर स्कूल के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो हम क्या करेंगे? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा टाइम है, जिंदगी का मजा लूटो। चलो ध्यान दो। एक तो ये पॉइंट है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिमिलर टाइप का हम एक और सवाल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी स्टार मार्क करके रखो, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट, उसमें केवल पाई बॉन्ड के नेचर की बात कर रहे हैं, हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नेचर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट चाहिए होगा अपने को। क्वेश्चन आउट करो। CO2 exists as monomer, but SiO2 exists as पॉलीमरिक। पॉलीमर का मतलब जब एक ही चीज रिपीट होता है, ये चीज शायद से क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पॉलीमर, या 7th में। हम लोग एक ही यूनिट को जब रिपीट करते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी एडवांस वाले एक्सरसाइज में एक सवाल दे रखा था कि इथीन वाले पार्ट को हम लोग पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाते हैं। तो पॉलीमराइज मतलब 2 या 2 से ज्यादा पार्ट आपस में जब कंबाइन करते हैं, जब 2 कंबाइन करता है तो डाइमर बोलते हैं, जब 3 कंबाइन करता है तो उस केस में प्राइमर बोलता है। जब 3 से ज्यादा हो जाता है स्ट्रक्चर, जब आपस में एसोसिएट होता है, तो वहां पे हम लोग टर्म पॉलीमर वर्ड यूज करना शुरू करते हैं। CO2 exists as a monomer, but Si2 exists as a polymeric 3D structure। एक चीज शायद मालूम होगा तुम लोगों को, सिलिका हम लोग बोलते हैं ग्लास को, सिलिका का स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, मतलब ग्लास का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। SiO2 वाला पार्ट जो है वो सिलिका का ही फॉर्मेशन कराता है। तो ऐसा क्यों? वापस से वही चीज, वाई। तो इस केस में सबसे पहला पार्ट, अगर CO2 एग्जिस्ट करता, तो जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। बट अगर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड केवल प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल बना सकता है, और कार्बन में d ऑर्बिटल तो होगा नहीं, कार्बन में केवल p ऑर्बिटल होगा, वो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2p ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के साथ भी सेम कंडीशन है, 2p ऑर्बिटल। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है वो 2p पाई नेचर का एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। पहला चीज, अगर SiO2 एग्जिस्ट करता मोनोमरिक फॉर्म में, तो SiO2 वाले पार्ट में भी हम लोगों के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता। और ऑक्सीजन वाला पार्ट तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके 2p के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो सिलिकॉन वाला पार्ट है, ये सिलिकॉन वाला पार्ट जस्ट कार्बन के नीचे आता है। तो कार्बन में अगर 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिलिकॉन वाले पार्ट पे भी हम लोग 3p ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ एग्जैक्टली सेम टाइप का दिख रहा है। तो ना सिमिलरली जैसे मैथ्स में करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलरली दिस, तो उसी टाइप से CO2 के सिमिलरली SiO2 वाले पार्ट में हम लोग आराम से पाई बॉन्ड का नेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कार्बन में 2p ऑर्बिटल है तो सिलिकॉन में 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। और 2p 3p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग भी बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब अगर सिलिकॉन के साइज की बात करें तो उसका एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग का ऑक्सीजन है उसका साइज काफी छोटा होता है, यहाँ का ओवरलैप बहुत इफेक्टिव निकल के नहीं आता। अगर हम लोग सल्फर, क्लोरीन, इन सब एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप अच्छा होता है, क्योंकि सल्फर का साइज छोटा होता चला जाता है, क्लोरीन का साइज और छोटा हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन वाले एलिमेंट का साइज काफी बड़ा होने की वजह से यहाँ के ऑर्बिटल्स के साइज में काफी बड़ा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओवरलैप उतना इफेक्टिव निकल के नहीं आता है। तो अगर पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं है
तो ये पाई बॉन्ड किसी तरीके से अपने आप को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहेगा और सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करके अपने आप को पॉलीमराइज करके आराम से बड़े स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करा सकता है। तो उस केस में SiO2 में एक ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है, उसके अलावा जो सिलिकॉन का बाकी बचा 2 वैलेंसी वो किसी दूसरे SiO2 के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, फिर ऊपर सिलिकॉन वाला पार्ट आएगा, यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट भी किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा। इस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम करते हैं अपने SiO2 वाले पार्ट में। तो इस तरीके का एक जायंट पॉलीमरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसका हम लोग को फॉर्मेशन सीखना भी है। मतलब जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सबसे लास्ट में रहेंगे तो उस टाइम पे इस चीज का फॉर्मेशन हम लोग को सीखना होगा। हम लोग सिलिका वाले पार्ट का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तब हम लोग मालूम करेंगे। तो अभी के लिए पहले बस ये पॉइंट नोट करो। सर एक बार फिर समझाइए ना। पहले नोट करो इस चीज को, फिर एक्सप्लेन करते हैं फिर से। जो 2p पाई ऑर्बिटल है CO2 के केस में एग्जिस्ट करेगा, और अगर SiO2 का मोनोमरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब नेचर ऑफ पाई बॉन्ड 2p ओवरलैप से बना होता है, ऐसा बोल सकते हैं। नीचे वाले डायग्राम को भी मेंशन मत करना, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर को मेंशन मत करना, ये भी अपने काम करनी है। पॉइंट नोट करो इसके नीचे। इन केस ऑफ monomer of SiO2 2p 3p pi bond will be formed which is very ineffective होने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड के पार्ट को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करके अपने आप को ज्यादा स्टेबिलिटी दिलाना चाहेगा। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर हमेशा तो फिर पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड ही हो जाता। तो इस तरह का चीज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं कि अगर लार्जर एटम्स होंगे तो उसके वजह से बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी खराब होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉलीमराइजेशन ही पॉसिबल चीज है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है। और इनफैक्ट जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीमर ही तो बन रहा है वो, तो पाई बॉन्ड अपने आप को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी में रहता है। लेकिन अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल को पाई बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया तो पाई बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में जाने से पहले सोचेगा कि पाई बॉन्ड है मेरे पास, उसको छोड़ के हम काहे को सिग्मा बॉन्ड में जाने की कोशिश करें। तो उस तरह का सिचुएशन होता है। अगर पाई बॉन्ड से उसको ठीक ठीक स्टेबिलिटी मिल गया तो सिग्मा बॉन्ड में जाने से पहले उसको वेट करना पड़ेगा। जबकि अगर SiO2 के जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत इनफेक्टिव है, तो इस तरह के केस में सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने के चांसेस आसानी से रखते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल अपने आप को पॉलीमराइज कर लेता है। तो in case of monomer of SiO2, 2p 3p pi bond will be formed, which is very ineffective. Therefore, SiO2 polymerizes via sigma bond formation. Polymerizes via sigma bond formation to form three-dimensional structure. To form three-dimensional structure. हाँ भैया अभी बताओ क्या दिक्कत आया, कहाँ पे पॉइंट में दिक्कत आया? सर ऐसे तो जितनी भी हैवियर मेटल एलिमेंट है सर उसमें जितने भी पॉलीमराइजेशन होगा सब में प्रॉब्लम होगा। नहीं, डिपेंड करता है। हेवियर मेटल बोल रहा है नॉन मेटल बोल रहा है? एलिमेंट एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का साइज क्या है। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में अलोंग द पीरियड जाने पे हम लोग का रेडियस वाला पार्ट घटता है।
ठीक है, इसका मतलब उल्टे साइड में जाने पे रेडियस वाला पार्ट इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग को सिलिकॉन का नंबर आता है, फिर उसके बाद फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो रेडियस वाला पार्ट डिक्रीज करता है। तो सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल बहुत बड़ा साइज का है और एक ऑर्बिटल बहुत छोटा साइज का है, तो ये बेंड होकर के ओवरलैप कैसे कर पाएगा? जबकि क्लोरीन वाले पार्ट के एटम का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो 3p ऑर्बिटल होने के बाद भी ऑर्बिटल का साइज छोटा हो गया क्योंकि क्लोरीन एटम ही छोटा हो गया। अलोंग द पीरियड जाने पे रेडियस घटता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाता है। तो और उसमें एक और भी चीज है, अगर सिलिकॉन एटम बड़ा है तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी बड़ा होगा। अब अगर मान लो जैसे ये छोटा सा पेन है, तो इस पेन के थ्रू हम ऐसा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अगर इस पेन के साइज को बड़ा कर दे, मतलब डंडा थोड़ा बड़ा कर दे, तो इतने दूर से कैसे पाई बॉन्ड बना पाएंगे? ओवरलैपिंग मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब रीजन के वजह से, मतलब उसमें कोई एब्सोल्युटली ऐसा फैक्टर नहीं कि एटम बहुत बड़ा हो गया तो काम हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन तो ठीक है, बट क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, तो आयोडीन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है क्योंकि इसका साइज जो है वो इतना बड़ा नहीं होता कि सिलिकॉन के जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आयोडीन वाला पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है, बट सल्फर के नीचे जो सेलेरियम होता है ये बनाता है, बट उसके नीचे वाले एलिमेंट बहुत इफेक्टिवली पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह की चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, साइज का फैक्टर मैटर करेगा। एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट में इस तरह का केस होगा, ऐसा कोई हम लोग बाउंड्री लाइन डिफाइन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के साथ अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ अलग तरह के एलिमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को सिलिकॉन वाले पार्ट से इसलिए मतलब है क्योंकि हम लोगों के पी ब्लॉक में जो बोरोन कार्बन फैमिली है, उस कार्बन फैमिली में ये पॉइंट दे रखा है कि सिलिका पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसका पाई बॉन्ड इनइफेक्टिव होता है। तो जो तुम्हारे पी ब्लॉक का ये पॉइंट है, जो केमिकल बॉन्डिंग के पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और पाई बॉन्ड के नेचर से रिलेटेड है, वो हम लोग यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर ले रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, बट हम लोगों के काम के नहीं है, तो हम लोग इसीलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये चीज थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो भी नंबर कम होगा, कम पढ़ेंगे तो नंबर तो वैसे ही कम होता है। ज्यादा पढ़ने पे नंबर कम क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज याद करनी है, उससे ज्यादा याद रखना बहुत ही बेवकूफी होगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए जितना पॉइंट है वो तुम्हारे पूरे 11th-12th के पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब जगह से मिला जुला करके बनाया गया है केमिकल बॉन्डिंग। तो इस वजह से उसमें जैसे जो पॉइंट बोलेंगे वो उस पार्टिकुलर पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, बट उसको जनरलाइज मत करना कि ये जनरली हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर कोई जनरल पॉइंट है तो नॉर्मली लिखाते जाएंगे, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसको स्टार मार्क करके लिखा ही रहे हम, या फिर कुछ नोट करके लिखाएंगे, तो समझ लेना कि ये केवल स्पेसिफिकली इस केस के लिए वैलिड है, हर जगह के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोटा सा सवाल हम और डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल ऑल्दो खुद से ट्राई करके देखो, ये सवाल भी अच्छा ही है, खुद से ट्राई करके देखो, जो दिमाग में आता है आराम से दिमाग लगा सकते हैं। बेस्ड ऑन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, based on pure atomic orbital overlap concept, which of these statements regarding CH4 is correct? जो हम लोग अभी तक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, उसके बेसिस पे इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन सा नहीं, एक ही स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये चीज मेंशन करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब बॉन्ड लेंथ, नेचर ऑफ ओवरलैप, वो सारा का सारा एग्जैक्टली सेम है। दूसरे वाले केस में 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट है। और लास्ट वाले केस में ऑल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिफरेंट।
पहला स्टेटमेंट हम लोगों का चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, दूसरा स्टेटमेंट 3 सेम है, 1 डिफरेंट है, तीसरा स्टेटमेंट 2 सेम है, 2 डिफरेंट है, और चौथा स्टेटमेंट चारों डिफरेंट है। फिर से बोकारो में बारिश शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का नेट गायब हो जाएगा। क्या चल रहा है इस बार बोकारो में, समझ नहीं आ रहा है। आंधी तूफान बारिश, इस बार 2020 खत्म ही करके मानेगा। ये क्या बोलते हैं, अपना बैकअप प्लान बना करके रखो, अगर तबाही का मंजर आएगा तो उसके बाद जो बचेगा वो दुनिया पर राज करेगा। दिमाग लगा के देखो, अच्छा सवाल है, अच्छे से सोच के देखो। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में मूव करेंगे। इस क्वेश्चन से ही वो चीज शुरू होता है एक्चुअल में। सर ऑप्शन नंबर 2 होगा। सर Yes, शायद 3 होगा। सर 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 2? सर 3 से p और बाकी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं और एक से s से कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो। एक तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, क्योंकि अगर हम लोग ओवरलैपिंग की बात करें तो कार्बन वाले पार्ट के वैलेंस शेल में 2s2 2p 2 हो, p वाले पार्ट में अपने पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन CH4 मॉलिक्यूल तो टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, तो यहाँ से तो कोवेलेंसी अपना काम का कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम लोग। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 2s वाले पार्ट में एक ऑर्बिटल सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, और 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो कार्बन के बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे 2s का एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाएगा और 2p का 3 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाएगा। अब उसके बाद कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो पहला हाइड्रोजन आराम से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन रखेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा और 1s के बेसिस पे। दूसरा हाइड्रोजन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैपिंग कराएगा। तीसरा हाइड्रोजन तीसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और चौथा हाइड्रोजन चौथे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा। तो इन सब के केस में हम लोगों का जो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, उसमें पहला सिग्मा बॉन्ड कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग से बना है। अगर दूसरा सिग्मा बॉन्ड लेकर के चले तो कार्बन के 2p और उसके अलावा हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप से बना है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1s के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो बॉन्ड नंबर 3 है वो भी हम लोग के कार्बन के 2p और हाइड्रोजन के 1s से बना है, और बॉन्ड नंबर 4 भी कार्बन के 2p और 1s से बना है। तो s ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैप करेगा, मतलब 2 सर्कुलर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब एक डंबल वाला पार्ट एक सर्कुलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 सर्कुलर ऑर्बिटल का ओवरलैप और एक डंबल वाले पार्ट का ओवरलैप सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। तो जैसे यहाँ 1s है और दूसरे में भी 1s है, तो इसका साइज तो सेम है, बट s और p में अगर p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है तो जो ऑर्बिटल बड़ा है वो बड़ा बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड आपस में सेम है और वह पहले वाले बॉन्ड से थोड़ा डिफरेंट है, साइज में थोड़ा डिफरेंट होगा, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हम लोगों को एक जैसे मिलने चाहिए थे और एक सिग्मा बॉन्ड हम लोगों को अलग तरीके का मिलना चाहिए था। तो 3 CH bonds are same and 1 is different, ऐसा बोल सकते हैं। ये हम लोग का इस पार्टिकुलर पार्ट में कंसेप्ट हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं तो सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम आते हैं। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, इन सब जगह कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग का बॉन्ड ठीक बन रहा था। बट जैसे ही CH4 में आए तो CH4 में अगर हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की बात करते हैं तो उस केस में हम लोगों का जो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड एक टाइप का होना चाहिए और एक सिग्मा बॉन्ड अलग टाइप का होना चाहिए। मतलब ये आंसर होना चाहिए, लेकिन चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम निकल के आते हैं, चारों एग्जैक्टली सेम निकल के आते हैं। तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के बेसिस पे कि चारों के चारों बॉन्ड सेम कैसे निकल के आ रहे हैं। तो जैसे ही इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में चारों ऑर्बिटल सेम कैसे निकल के आ रहे हैं, एक और भी चीज है यहाँ पे। अगर मान लो हम लोग p ऑर्बिटल के बेसिस पे बॉन्डिंग करते हैं तो 3 p ऑर्बिटल तीनों के तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
हम केवल इसके एक्सिस वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं, मतलब एक मिनट, हम केवल इसके एक्सिस वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं, तुम लोग उस चीज को ढंग से समझना पड़ेगा। हम p ऑर्बिटल मेंशन नहीं कर रहे ताकि डायग्राम कंफ्यूजिंग ना हो। एक ऑर्बिटल हम लोग का p वाला पार्ट जो ओवरलैप में गया, मतलब एक px और 1s के साथ ओवरलैप हुआ होगा, दूसरा py 1s के साथ ओवरलैप, तीसरा pz 1s के साथ ओवरलैप। तो इस केस में एक ऑर्बिटल x डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ कहीं हाइड्रोजन एटम आएगा, दूसरा ऑर्बिटल y डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है, यहाँ कहीं हाइड्रोजन एटम आएगा, और तीसरा z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप है, इधर कहीं हाइड्रोजन एटम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो बॉन्ड एंगल है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं। तो एक एंगल वाला पार्ट अपना 90 डिग्री निकल के आना चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल है अपना, ये 90 डिग्री निकल के आएगा। सिमिलर टाइप से pz वाला पार्ट और px वाला पार्ट का एंगल भी 90 डिग्री निकल के आएगा, और pz और py का एंगल भी 90 डिग्री निकल के आएगा। तो अगर हम लोग इस कंसेप्ट के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब तीन बॉन्ड एंगल 90 निकल के आना चाहिए, और s ऑर्बिटल कहाँ डाले नहीं मालूम, तो चलो ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग, क्योंकि ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है या फिर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग जो अगला बॉन्ड है उसको बिल्कुल अपोजिट कोऑर्डिनेट एक्सिस में डाल देते हैं। मतलब इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर होता, इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर होता, इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर होता। तो इस केस में अगर हम लोग इस सबको कंबाइन करना शुरू करते तो यहाँ से हम लोग एक डायग्राम खींचते, यहाँ से हम लोग डायग्राम खींचते, और वाई वाले पार्ट में नीचे जाने पर अगर हम लोग डायग्राम खींचते तो यहाँ जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आ रहा है इधर कहीं पे, वहां पे हम लोग एक हाइड्रोजन वाले पार्ट को डाल सकते हैं। तो मतलब बेसिकली क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं हम लोग, उस क्यूब के अपोजिट कॉर्नर में चले गए। बट पॉइंट ये है कि एटलीस्ट तीन एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, बट ये तीनों एंगल 90 डिग्री भी नहीं आता है। इनफैक्ट चारों के चारों एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स निकल के आता है। ये मिनट के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, इस एक चीज का ध्यान रखना। 109 डिग्री 28 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री के अराउंड होता है। तो अगर हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के हिसाब से कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं तो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बट एक्चुअल एंगल 109 डिग्री का है। तो ये भी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ से जज नहीं कर पा रहे, इस कंसेप्ट को भी यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों चीजों के वजह से जो CH4 मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि चारों बॉन्ड सेम है और एंगल भी चारों सेम है 109 डिग्री के बराबर, इन दोनों फैक्ट्स को प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तब हम लोग इस कंसेप्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किए, नया थ्योरी निकल के आया, उसी थ्योरी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में आराम से मूव कर जाएंगे। पॉइंट नोट कर लो। सर तो इसका आंसर होता क्या? आंसर तो ठीक है, आंसर तो थर्ड ही होता। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, बेस्ड ऑन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ऐसा होता नहीं है नेचर में, बट अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान के चलते कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट सही है, तब क्या होता? तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर वो वाला सेंटेंस हटा दिया जाए तब? तो फिर ऑब्वियसली बात है पहला आंसर होगा। तो बोला तो है भाई कि पहला आंसर होता है नेचुरली, मतलब एक्सपेरिमेंटली पहला आंसर एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नोट करो। experimentally it is found that all the CH bonds are same and oriented at the same angles and oriented at the same angles. Therefore, to explain this, a new concept called as hybridization concept introduced.
a new concept called as hybridization concept is introduced. और क्योंकि हम लोगों ने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट सीख लिया है तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट काफी आसान लगेगा तुम लोगों को, बहुत आसान है भी एक्चुअल में, बस कुछ पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना होता है और हम लोग आराम से इन चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है अभी भी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट, इस चीज का ध्यान रखना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही हम लोगों का प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, बट है अभी भी उसी चीज का पार्ट। और नोट करने के बाद सबसे पहला पॉइंट कंसिडर करना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट the pure atomic orbitals according to hybridization concept, the pure atomic orbitals of the central atom undergoes mixing with each other, undergoes mixing with each other for the formation of new orbitals called as hybrid orbitals. New orbitals called as hybrid orbitals, and this phenomena of mixing is called as hybridization. And this phenomena of mixing is called as hybridization. इस कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने जा रहा है उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा उससे पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराता है। उन नए ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, जिससे 10th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ाते हैं इस चीज का हाइब्रिड वाला पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड शायद सुन रखा होगा कि उसमें घोड़ा और राइनोसेरस आपस में हाइब्रिड बन करके यूनिकॉर्न बना देता है, तो ऑलमोस्ट उस टाइप का ही चीज है। ठीक है कि हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वाले पार्ट को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरे कंसेप्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आराम से बोला करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, नोट करो, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। क्या मतलब होता है इस चीज का, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का? क्या मतलब होता है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं ऐसा कोई पात्र मिलेगा तो उसको महज एक संयोग माना जाएगा। ठीक है, घर पे बैठे हुए सब लोग अभी इंडियन टीवी सीरियल उठा के देखना, सबसे शुरुआत में ऐसा ही टाइप का चीज मिलता है, तुम लोग को वहां पे देख सकते हैं इस चीज को। ऐसा बोल रहा है। एक सवाल आया कि को तो क्यों पढ़ रहा है? मजबूरी का नाम है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, तो वही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में इस कंसेप्ट को यूज करके, देखो हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पता नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कोई देखा नहीं है, ऑर्बिटल्स को कोई देखा नहीं है, तो ऐसा होता है कि नहीं होता किसी को नहीं मालूम।
लेकिन काफी सारे मॉलिक्यूल्स के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को ये कंसेप्ट जस्टिफाई कर पा रहा है। तो माना जा रहा है कि शायद ऐसा होता होगा। अगर कल को कोई भी एक नया कंसेप्ट आएगा तो ये कंसेप्ट बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं। कि जैसे चलो ठीक है, एक एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, बीच में एक नया कंसेप्ट कहाँ से आ गया कि नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जगह कुछ और भी एक चीज है, मिक्स्ड ऑर्बिटल बोल रहे हैं हम लोग। इस वजह से इस चीज को हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये कंपाउंड मतलब ये कंसेप्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है, तो इस वजह से हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग के सिलेबस में जो चीजें हैं उसमें से 60, 70, 80% चीजों को हम लोग आराम से इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट नोट कर लो, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सेकंड पॉइंट, ओनली द सेंट्रल एटम undergoes hybridization. Only the central atom undergoes hybridization. और थर्ड पॉइंट में हम लोग छोटा सा हेडिंग टाइप से मेंशन कर सकते हैं, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। नोट करते जाओ, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ता है। भले हम लोग इस रूल्स को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते, अपने आप याद हो जाता है ये चीज, लेकिन इसके अंदर जो भी हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखाएंगे उसमें एक दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनका हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होता है। जैसे पहला पॉइंट तो चलो ठीक है, ज्यादा काम कर रही है। पहला पॉइंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, the total number of atomic orbitals undergoing mixing will be equal to the total number of hybrid orbitals formed. The total number of atomic orbitals undergoing mixing will be equal to the total number of hybrid orbitals formed. जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहा है उतना ही हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएंगे। बड़ा घटिया पॉइंट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे अपने आप याद हो जाएगा। बट दूसरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना है, और ये हम लोग पहले भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का पॉइंट। ओनली दोज ऑर्बिटल्स will undergo hybridization या will participate in hybridization, will participate in hybridization which have similar energy, या ऐसा कर लो which have same or nearby same energy. इस एनर्जी वाले पॉइंट के ऊपर भी एक नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट आएगा। इनफैक्ट ये पॉइंट हम लोग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी आएगा, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट के इस पॉइंट को रिपीट करेंगे हम। फिर नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज में फिर से इस पॉइंट को एक बार रिपीट करेंगे हम, which have same or nearby same energy and have proper orientation and have proper orientation. ओरिएंटेशन वाला पार्ट तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली उसी टाइप का पॉइंट है जो हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन इस प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसका हम लोग लिस्ट वाइज डिस्कशन करने की कोशिश भी करेंगे। चलो ध्यान दो, पहले वाले पॉइंट को और दूसरे वाले पॉइंट को जब कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल क्या मतलब निकलता है, इस एक चीज की बात करते हैं। पहला चीज ये कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका एनर्जी सेम या नियर बाई सेम है, पहला चीज। बट अभी हम लोग एनर्जी से मतलब नहीं है, उसका एप्लीकेशन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, इस एक चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग।
चलो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो हम लोग मिक्सिंग की बात करते हैं, तो मिक्सिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे, क्या क्या ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराएंगे, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, इस एक चीज की बात कर रहे हैं। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हम लोग 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, या फिर ये 6 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं बेसिकली। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्योंकि 3 ही p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है तो उसका d का नंबर आता है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और मैक्सिमम हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक कंसीडर करते हैं। उसके आगे का हाइब्रिडाइजेशन अपने स्कोप के बाहर चला जाता है। तो ये जो 6 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसे बनेगा अगर इसको कंसीडर करना है, तो किसी भी एक एलिमेंट के जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल होता है, एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम एक s ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा सकता है। और उसके अलावा हम लोग के पास 3 p ऑर्बिटल होता है, और हो सकता है कि अगर उसमें d ऑर्बिटल खाली है तो d भी एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब d ऑर्बिटल कंडीशनल है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सेकंड पीरियड तक केवल हम लोग के पास 3 p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया, तो 2 ऑर्बिटल जिसमें से एक s और एक p ऑर्बिटल था, अगर 2 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए तो 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराएंगे, और नाम इसका हम लोग s1 p1 दे सकते हैं, क्योंकि एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल, तो इसलिए s1 और p1 ऑर्बिटल बोल दिया। या इसी चीज को इन जनरल sp ऑर्बिटल बोला जाता है, मतलब 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। अगर एक s ऑर्बिटल के साथ हम लोग 2 p ऑर्बिटल को मिक्सिंग में डाल देते हैं, मतलब क्योंकि मेरे पास 3 का ऑप्शन है, 3 p ऑर्बिटल है, हम एक को डाले, 2 को डाले, तीनों को डाले, मेरी मर्जी है। तो अगर हम लोग एक s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल को मिक्सिंग में डालते, तो टोटल मिला के 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना चाहिए। s तो एक ही है लेकिन p वाला पार्ट 2 हो गया, तो s1 p2 बोल सकते हैं, और 1 को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, तो हम लोग सिंपली वहां पे ऊपर वाले पार्ट में sp लिखे थे तो नीचे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर सकते हैं। अगर एक s ऑर्बिटल तीनों p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में चला गया, तब उस केस में हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट के बाद 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएंगे, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, और नाम में हम लोग sp 3 वर्ड मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद अगर 3 p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल खत्म हो गया तो d के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक d ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया तो टोटल एक ऑर्बिटल प्लस 3 4 ऑर्बिटल प्लस एक 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। नाम हम लोग sp3d लिखेंगे, क्योंकि s1 होगा, p3 होगा, d1 होगा, तो sp3d आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, तभी जाकर के d ऑर्बिटल का नंबर आएगा, 2 d ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो 6 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। नोमेनक्लेचर में हम लोग sp3d2 लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट वाले पार्ट में एक s प्लस 3p प्लस 3d, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, sp3dt d3 हाइब्रिडाइजेशन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इन सब हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए हम लोग कितने कितने ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग किए हैं, बस एक इस छोटे से पार्ट का बस थोड़ा ध्यान रखना, बाकी अपने काम का बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक बार सीख लेने के लिए है, उसके बाद भूल जाने के लिए आराम से नोट कर लो इस चीज को, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इसलिए इस चीज को बताना जरूरी होता है, अदरवाइज तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। मतलब ये बाय डिफॉल्ट तुमको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल मैथ्स है। अच्छा सर, वहाँ पे टू मतलब P2 क्यों हो गया था सर? 3sp2 यहाँ पे सर, 1s plus 2p gives 3sp2 ऐसे क्यों? ये क्या दिख रहा है तुमको, बताओ भाई, यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 3 तो यहाँ क्या दिखा, और यहाँ क्या दिखा, हाँ ओके।
फटाफट छापो, बड़ा घटिया चीज है ये छापने के लिए। सर ये सब काम कहाँ पे आएगा? ये चीज तो कहीं काम नहीं आने वाला है, ये इतना घटिया चीज है, बट क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इसे लिखवाना मजबूरी होता है। तुमको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज काम एक सवाल में आएगा जब हम लोग परसेंटेज कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे मान लो ये थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें तो टोटल एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल, मतलब टोटल अगर देखा जाए एक s प्लस 3 p, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स हम लोग मिक्सिंग के लिए यूज किए। मतलब बेसिकली हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस को मिला के मिक्सचर बना रहे हैं, एक कोई s सब्सटेंस है, दूसरा कोई p सब्सटेंस है। तो अगर s का एक ऑर्बिटल है और p का 3 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल में अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ s निकाले तो s एक ऑर्बिटल था आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल इनटू परसेंटेज के लिए 100, मतलब 25% s कैरेक्टर बोल सकते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल का जितना परसेंटेज है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उस मिक्सचर में, उस s ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी उतना ही आएगा। तो जिस ऑर्बिटल का किसी एक मिक्सचर में जितना कंट्रीब्यूशन है, जितना परसेंटेज है, उतना कैरेक्टर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करें तो p ऑर्बिटल का कितना कैरेक्टर है, तो इस 4 ऑर्बिटल में 3 p ऑर्बिटल है, तो टोटल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू 100, मतलब 75% p कैरेक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। इस एक सवाल में इस चीज का यूज पड़ेगा कि अगर मान लो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होगा, या फिर sp3 d हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा। तो एक चीज सोच के देखो, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, मतलब टोटल कितना ऑर्बिटल है, 5 में से एक s ऑर्बिटल है तो 1/5 इंटू 100, मतलब 20% s कैरेक्टर होगा। अगर p कैरेक्टर की बात करते हैं, परसेंटेज p कैरेक्टर, तो इस केस में 3 p ऑर्बिटल है आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स इंटू 100, इसका मतलब 60% हम लोग का p कैरेक्टर होगा। और अगर d परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज d कैरेक्टर, तो इस केस में एक ऑर्बिटल आउट ऑफ 5 इंटू 100, इसका मतलब वापस से 20% कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। इस एक सवाल में इस चीज की जरूरत पड़ेगा, बट इतना तो भेजा चलता होगा 10th क्लास में, हम लोगों ने मीन मीडियन मोड पढ़ रखा है मैथ्स पे, और मैथ्स लेकर के आए हैं, इंजीनियरिंग लेने आए, तो इसका मतलब मान के चल रहे कि मैथ्स अच्छा है सबका। चलो ध्यान दो, इस पॉइंट का हम लोगों को ज्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसका हम मतलब समझा रहे हैं और इसके पार्ट को तुमको याद रखना होगा। अभी तक कभी भी जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में ये सवाल नहीं आया है, तो चांसेस है कि आराम से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो हम लोग अगर एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, और स्फेरिकल शेप होता है तो लॉजिकल भी है कि हम लोग का एस ऑर्बिटल वाला पार्ट नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, मतलब इसमें ना एक्स डायरेक्शन है, ना वाई डायरेक्शन है, ना जेड है, एक स्फेयर है, सारा डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। बट पी ऑर्बिटल में अपने पास पी एक्स ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, पी वाई ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है जो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा क्या? सर अभी Sound बीच लगा। में नहीं आ रहा था सर। एक मिनट, अभी आ रहा है क्या? हाँ सर अभी आ रहा है। चलो ठीक है। जैसे हम लोग जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले पार्ट की बात करेंगे, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले पार्ट में हम लोग इस डायरेक्शंस वाले पार्ट को यूज करना शुरू करते हैं। अगर एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्फेयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट पी ऑर्बिटल में डम्बल शेप में पी एक्स डायरेक्शन हो सकता है, मतलब पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है। पी वाई ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, या पी जेड वाला पार्ट मतलब जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये 3 डायरेक्शन हो सकते हैं। डी वाले पार्ट में 5 ऑर्बिटल्स थे, जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गया। और इन 3 ऑर्बिटल्स के अलावा हम लोग के पास एक डी जेड स्क्वायर है और दूसरा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है। और इन सब केसेस में ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करें तो वो चीज हम लोग के मिक्सिंग के टाइम पे मैटर करेगा, ऐसा हम लोग मानते हुए चलते हैं।
जैसे मान लो हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और इसको एक टेबल के जैसा बनाना भी है तुम लोगों को, कि हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है और कौन से ऑर्बिटल्स वाले पार्ट मिक्सिंग में जाएंगे। तो ऐसा लिख देते हैं, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग मिक्सिंग। ये तुम लोगों को थोड़ा ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड सवाल भी आराम से पूछा जा सकता है। जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एक s ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा। बट अपने पास तो 3 ऑप्शन है, px भी है, py भी है और pz भी है। तो अगर px मिक्सिंग में जाएगा तब क्या होगा? तब उस केस में एक चीज सोच के देखो, इस पूरे ऑर्बिटल के मिक्सिंग के टाइम पे केवल एक डायरेक्शन आ रहा है x। इसका मतलब हम लोगों के पास एक जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल x डायरेक्शन में होना चाहिए, केवल x डायरेक्शन में। अगर इसी के जगह पे हम लोग py ले लेते हैं, मतलब s प्लस py, तो उस केस में केवल y डायरेक्शन वाला ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहा है। इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते वो y डायरेक्शन में डाल सकते थे। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग y डायरेक्शन में मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। लिखने का तरीका हम लोग spx spy आराम से मेंशन कर सकते हैं। और अगर s के साथ pz ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाता तो हम लोग का जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, वो दोनों के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल z डायरेक्शन में होने चाहिए। s भी z से डिनोट कर सकते हैं। तो कौन से ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जा रहे हैं, पहला चीज, उससे हम लोग का डायरेक्शन क्या निकल के आ सकता है, इस चीज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जाना चाहिए। तो px py pz में 2 p ऑर्बिटल अगर यूज करते हैं तो एक ऑप्शन px प्लस py चला गया। तो अगर यहाँ x और y गया, मतलब हम लोगों का इस पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा, जिस चीज को हम लोग एक्स वाई डायरेक्शन में रख सकते हैं। मतलब पहले केवल x था तो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आगे जाके मालूम भी पड़ेगा कि हम लोग का शेप भी लीनियर होता है। मतलब 1 डायमेंशन मतलब लीनियर शेप। अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो कुछ अलग शेप में आएगा स्ट्रक्चर। तो एक्स वाई डायरेक्शन मतलब 2 डायमेंशनल हो गया। अगर पी एक्स प्लस पी जेड होता तो उस केस में एक्स वाई के जगह पे हम लोग एक्स जेड डायरेक्शन रख सकते थे। और अगर पी वाई प्लस पी जेड होता तो हम लोग आराम से यहाँ पे वाई जेड डायरेक्शन वाले पार्ट को अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंसिडर कर सकते थे, या फिर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्लेस करने के लिए हम लोग आराम से एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स जेड डायरेक्शन या वाई जेड डायरेक्शन रख सकते थे। ये 2 पार्ट अभी नोट करो, फिर आगे और भी पार्ट मेंशन करेंगे। या फिर एक सेकंड रुक जाओ, एक पार्ट और मेंशन कर लेने दो। अगर इस पे 3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अब अपने पास 3 p ऑर्बिटल चाहिए। तो px py और pz तीनों चाहिए होगा, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग में लेके जा रहे हैं हम लोग। तो अगर px py pz तीनों चाहिए तो इसका मतलब x y z तीनों डायरेक्शन होगा, ऐसा हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं। और अगर x y z तीनों डायरेक्शन हुआ तो इसका मतलब हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ऑर्बिटल के मिक्सिंग से कौन से टाइप का शेप आएगा इसको थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं। उसको आगे हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, अभी नोट कर लो इस चीज को। है सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट, सीखना है इस चीज को, कैसे हम लोग इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। और थोड़ा तेजी से छापना है इसको, छापना भी क्या ही है, बहुत तेजी से आप खुद से भी लिख सकते हैं। समझने की चीज थी एक बार बस।
एक्चुअल में जो याद रखने वाला पार्ट है इसके बाद वाला ही पार्ट होता है। sp3d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखने वाला पार्ट होता है, जिसको समझना होगा थोड़ा। चलो ध्यान दो, सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो s ऑर्बिटल तो मिक्सिंग में जाएगा, और अगर 3 p ऑर्बिटल है तो px py और pz भी मिक्सिंग में जाएगा। और अगर हम लोग एक d ऑर्बिटल की बात करें तो अपने पास 5 ऑप्शन से ऊपर अभी लिखा था, dxy dyz dxz dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल सबसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, अगर उस चीज को सोचते हुए काम करें तो हम लोग का मिक्सिंग कुछ इस टाइप का होता है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, और उसके अलावा हम लोगों का pz और dz स्क्वायर वाला पार्ट आपस में मिक्स होता है। एक बार खुद से सोच के देखना कि इस तरह के मिक्सिंग का शेप वाले पार्ट में क्या ओरिएंटेशन बनेगा, पहला चीज, और दूसरा ऐसा ही मिक्सिंग क्यों हुआ, ये दोनों पार्ट सोचना है कि इस पार्ट को हम लोग मिक्सिंग में कैसे जज किए, सबसे पहला चीज। और दूसरा, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि एस के साथ पी एक्स पी वाई मिक्सिंग में गया, वो तो पांचों का मिक्सिंग रहा है, लेकिन प्रेफरेबली एक्स के साथ पी एक्स प्लस पी वाई और फिर पीजेड के साथ डीजेड वाले पार्ट को रख दिए, तो मॉलिक्यूल वाले पार्ट का शेप किस तरीके से निकल के आना चाहिए, कहीं गूगल नहीं करना है, खुद से इमेजिन करके देखना, बहुत मजा आएगा इस चीज को सोचने में। और इसके बाद फिर अगला नंबर होता है sp3d2 का, जिसमें s के साथ px प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले पार्ट मिक्सिंग में जाता है, और उसके अलावा फिर से pz वाले पार्ट के साथ dz स्क्वायर मिक्सिंग में जाता है। फिर से यही चीज सोच के देखना कि यहाँ पे इस बार ये 4 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो इसका क्या लॉजिक है, और ये दोनों अभी भी मिक्सिंग में जा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, पहला चीज। दूसरा, अगर इस तरह का मिक्सिंग हुआ जिसको हम ब्रैकेट में सेपरेट भी कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से ये पार्ट क्या शेप बनाएगा और ये पार्ट क्या शेप बनाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनका प्लेसमेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सोच करके देखना। और इसको आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी नेक्स्ट क्लास में, तो उसके बाद तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका बेसिक मतलब क्या है। उसके अलावा ये जो पार्ट है sp3d3, इस केस में 2 तरह का पॉसिबिलिटी माना जाता है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, उसके अलावा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड, एक ये पॉसिबिलिटी माना जाता है। और दूसरा s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई, और उसके अलावा पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। कुछ कुछ बुक्स में ऊपर वाला पार्ट माना जाता है, कुछ कुछ बुक्स में नीचे वाला पार्ट माना जाता है। दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर इस चीज को समझना है तो सबसे पहले पॉइंट पे आओ। तो आज हम लिखवाए हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। दोनों ही पॉइंट सही है, दोनों ही पॉइंट गलत है। और गलत इसलिए बोला जा रहा है, उसके पीछे बड़ा अच्छा एक लॉजिक है। ये जो पूरा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये 1960s तक माना जाता था, मतलब 1960 के बाद से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया तो पता चल गया कि ये कंसेप्ट ओवरऑल बहुत सही कंसेप्ट नहीं है, गलत है। तो अगर मालूम है हम लोगों को कि ये कंसेप्ट गलत टाइप का ही कंसेप्ट है, तो ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है, उसमें सही गलत की बात ही क्या है। जब मालूम है पूरा कंसेप्ट ही गलत है, तो इसमें ऊपर वाला पार्ट सही है कि नीचे वाला पार्ट सही है कि नहीं है, इसका डिस्कशन ही लॉजिकल टाइप का चीज है। तो अगर किसी बुक में ऊपर वाला दे ये रखा है बात तो तो हुआ। क्या सर तो हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं जब इससे अच्छा कॉन्सेप्ट है ही हम लोग के पास तो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? क्या? गूगल करके देखना, कार्बन के कुछ मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो 5 बॉन्ड बनाता है। पढ़ ही क्यों रहे हैं हम लोग? हम तो पहले से बोलते हैं कि मोह माया, सब कहाँ का मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ है तुम लोग पता नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। गलत है कि सही है किसी को नहीं मालूम। मेरे हिसाब से इस पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये इसके ऊपर सवाल पूछना एब्सर्ड चीज है कि ऊपर वाला पार्ट सही है कि नीचे वाला पार्ट सही है। ओवरऑल दोनों में से कोई भी सही नहीं है, और दोनों ही सही है। जिस बुक में जैसा ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज हम पहले भी मना किए हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कोई बुक पढ़ेगा, पहला चीज। जेडीली में रेफरेंस के लिए पढ़ना है जेडीली तो एक अलग चीज है, बट क्वेश्चंस के लिए कोई बुक नहीं सॉल्व करेगा। पहला चीज, कोई भी बुक नहीं सॉल्व करना बुकलेट के अलावा और असाइनमेंट के अलावा। और दूसरा पार्ट, प्रीवियस ईयर केवल सॉल्व करना है। तो किसी बुक में मिलता है नहीं मिलता है, कोई बताता है नहीं बताता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सही है दोनों गलत है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना।
इसके ओरिएंटेशन में दिमाग मत लगाना, बट इन दोनों पार्ट के ओरिएंटेशन में दिमाग लगा के देखना कि ऊपर वाला ऑर्बिटल का ओवरलैप क्यों हम लोग लिखे, और लिखने से शेप में क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मॉलिक्यूल का या ऑर्बिटल्स का जो शेप है या ओरिएंटेशन है वो कैसा निकल के आना चाहिए। इन दोनों को सीखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वेस्पर थ्योरी डिस्कस करेंगे आराम से इसे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। नोट कर लो दोनों तीनों हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का पार्ट नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, ऑर्बिटल के मिक्सिंग कैसे होते हैं, और उसके अलावा एक दो तीन पॉइंट्स और भी हैं, उन सबको कैसे डिस्कशन में पुट अप कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल हम लोग ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। और वो भी ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का भी लोग शॉर्टकट बना के रखते हैं कि ये शॉर्टकट है, इसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है। जो तुम लोगों को लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बताया है उसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, पहले भी बता रखा है तुम लोगों को, एक बार फिर से उसी चीज को सिखा रहे हैं हम। चलो ध्यान दो, अगर हम लोगों के पास कोई भी एक एटम दे रखा, तो अभी तक मालूम पड़ गया है कि हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d या फिर sp3d2 या फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। मतलब शुरुआत करेंगे s से, s का p1 का नंबर आएगा, अगर p1 नहीं हुआ तो p2 का नंबर आएगा, p2 नहीं हुआ तो p3 का नंबर आएगा, p3 खत्म होने के बाद d1 का नंबर आएगा, d2 का नंबर आएगा और d3 का नंबर आएगा। तो जैसे PCl5 मॉलिक्यूल है, तो PCl5 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है और 5 क्लोरीन्स है, तो इस केस में किसी भी एक पार्ट को हम लोग S बोल सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना, केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और केवल लोन पेयर को काउंट करेंगे हम लोग एक टर्म यूज किया करते हैं स्टेरिक नंबर, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, जो तुमको पढ़ना भी होगा, ये टर्म देखना है एक बार एनसीईआरटी में, स्टेरिक नंबर रूल। एक्चुअल में एनसीईआरटी में केवल यही एक रूल है जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉलो करना चाहिए। हम भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखे हैं। स्टेरिक नंबर रूल में अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, केवल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे कितने लोन पेयर हैं प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करो। अगर वो 2 के बराबर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 के बराबर है तो sp2, अगर 4 के बराबर है तो sp3। ये स्टेरिक नंबर रूल एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार रीड कर लेना, मतलब देखने के लिए रीड कर लेना। बट हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वैसे भी नहीं पता चल रहा। लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो भी सिग्मा बॉन्ड है और जो भी लोन पेयर है केवल उसको कंसिडर करते हुए हम लोग किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड को S बोल देंगे सबसे पहले, क्योंकि नाम S से ही शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा उसको P1 बोलेंगे, जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा उसको P2 बोलेंगे, जो तीसरा सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर आएगा P3 बोलेंगे, और जब P3 खत्म हो गया तो D का नंबर आता है। तो इस केस में फिर अगले वाले पार्ट को हम लोग D1 बोल सकते हैं। तो S P1 P2 P3 D1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन D1 पे जाके खत्म हो रहा है, तो sp3 D1 हाइब्रिडाइजेशन या फिर सिंपली sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बोला जा सकता है। अगर मान लो हम लोग का SF6 मॉलिक्यूल होता, तो SF6 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में सेंट्रल एटम सल्फर है और इस पे टोटल 6 फ्लोरीन्स होंगे। अगर हम लोग के पास 6 फ्लोरीन्स दे रखे तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू किया है S के बाद हम लोग अगला नंबर P1 बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। P1 के बाद P2, उसके बाद P3 के बाद D1 का नंबर आता है, फिर D2 का नंबर आता है। तो D2 पे आके अगर हम लोग वापस से वहीं पहुंच गए, इसका मतलब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 कंसिडर किया जा सकता है। अगर मान लो हम लोगों का XCF6 दे रखा, तो जेनॉन वाला पार्ट सेंट्रल एटम, फ्लोरीन वाला पार्ट टोटल 6 दे रखा है यहाँ पे, और जेनॉन वाला पार्ट नोबल गैस है, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 8 में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो एक लोन पेयर। किसी से भी काउंटिंग शुरू करो, तब अगर हम लोग लोन पेयर को S बोल दिए तो S वाले पार्ट के बाद अगला नंबर क्लॉकवाइज में P1 P2 P3 फिर D1 D2 D3,
मतलब हाइब्रिडाइजेशन में sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोगों का ये मॉलिक्यूल दे रखा IF7, तो IF7 वाले पार्ट में सिंगल एटम आयोडीन है और इसके ऊपर 7 फ्लोरीन एटम दे रखा, 3 4 5 6 7, और आयोडीन वाले पार्ट के ऊपर टोटल हम लोगों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सातों बॉन्ड में चला गया, मतलब लोन पेयर वाला पार्ट एक भी नहीं रहेगा। तो S P1 P2 P3 D1 D2 D3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर सकते हैं सेंट्रल एटम वाले पार्ट के लिए। अगर पाई बॉन्ड दे रखा है तो उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा हम लोगों को, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 वाले पार्ट में S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सल्फर तो सेंट्रल एटम है लेकिन ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम है, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, बाहर वाले का केवल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, बट अभी हम लोग केवल सल्फर की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना होता है, तो ये डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो S P1 P2 P3 और कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब सल्फर वाले पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कंसिडर कर सकते हैं। मान लो हम लोगों का H2H2O7 दे रखा, तो इस केस में स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का निकल के आता था, याद होगा शायद तुम लोगों को। ये भी बताया था कि इस कंपाउंड को हम लोग ओलियम में एज अ मिक्सचर यूज करता है, तो इस केस में 2 सेंट्रल एटम है तो दोनों सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकलेगा, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन, और जो शॉर्टकट्स होते हैं वो फिर से फेल करता है। यहाँ पे शॉर्टकट्स वाले पार्ट को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, जो नेटवर्क पे मिलता है कहीं कहीं पे, तो सेंट्रल एटम वाले पार्ट में फेल कर जाएगा अगर डबल सेंट्रल एटम दे रखा है तो इसीलिए शॉर्टकट्स को यूज नहीं करना है। पाई बॉन्ड को काउंट करना नहीं है, तो सबसे पहले S बोला, दोनों में से एक सिग्मा बॉन्ड है, P1 बोला, फिर उसके आगे P2 और उसके बाद P3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, और दूसरे सल्फर वाले पार्ट में S P1 P2 P3 आराम से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। तो अगर लेविस स्ट्रक्चर दिमाग में सोच सकते हैं, जैसे मान लो PCl5 है तो हम सोच पाएंगे कि फास्फोरस सेंट्रल एटम और 5 क्लोरीन, तो S P1 P2 P3 D1, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तुमको स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी स्ट्रक्चर बनाने तुम लोगों के पास इतना सही से प्रैक्टिस नहीं हुआ है तुम्हारा, तो दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं सीखे होंगे। आगे जाने के बाद जब 1 महीने 2 महीने बीत जाएगा, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो दिमाग में स्ट्रक्चर सोच पाएंगे। अगर दिमाग में सोच पाए तो हाइब्रिडाइजेशन दिमाग में कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर तुमको इसके लिए कोई रूल, कोई शॉर्टकट कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लेगा, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ होमवर्क देंगे, और जो क्वेश्चन ऊपर बोला था पता करके आने घर से, या फिर पता भी नहीं सोच करके आने, ये 2 पार्ट को लोग सोच करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। क्या समझ में आया तुम लोगों को? कोई डाउट है तो बताओ। सर sp3d2 में हम लोग dz² और dx² y² क्यों लिया है? मतलब dx ये तो हम सोचने बोले कि ऐसा क्यों लिए, ठीक है, ये सोचने बोले कि ऐसा क्यों लिए, पहला ये सोचना है, और अगर ऐसा लिए हैं तो ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन से ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों चीज सोचना है अपने को। और उसके लिए ये जो पॉइंट बोले हैं नोट करने के लिए, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला ये पार्ट मैटर करेगा, इसके हिसाब से सोच के देखना, अपने आप समझ में आएगा। हाँ रवि बोलो। सर बोल रहे थे सर जेनन सर 8 बॉन्ड बना सकता है, तो उसमें कौन सा, अगर 8 बॉन्ड बनाते तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? अगर जेनॉन 8 बॉन्ड बना सकता है तो 8 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? जैसे एक मॉलिक्यूल हमको XCO4 मालूम है, तो XCO4 वाले पार्ट में जहाँ 8 बॉन्ड बना, ऐसा रह सकता है। कभी भी ये चीज नहीं बनता है, XCF8 नहीं बनता, तो इसीलिए उस हाइब्रिडेशन जो तुम सोच रहा है sp3d4 हाइब्रिडेशन होगा, ऐसा नहीं होता। इस मॉलिक्यूल से जाके पूछो काहे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर XCO4 की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर सर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में dz² वाला ही ऑर्बिटल क्यों होगा? अरे यही तो हम बोले कि तुम लोगों को सोच के आना है, अगर सोच के नहीं आ रहा है तो जेडी बुक में एक बार रेफर करके देखना है। नहीं हमको अभी डिस्कशन नहीं करना है, अभी डिस्कशन नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी लोग
अरे टाइम नहीं है, हम तो होमवर्क देंगे तो 10 मिनट निकल जाएगा मेरा। लेकिन ये चीज सोच के आना है, बाकी लोगों को भी सोचना है कि हम dz स्क्वायर ही क्यों यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज देखो कि हम ब्रैकेट के अंदर इस चीज को एक साथ क्यों लिखे हैं, इसका क्या लॉजिक है, ये पूरे पार्ट को सर सोचना है। और गूगल मत करना, ठीक है? सर अभी मत सोचिए बता सर रहे, हम अभी थोड़ा सा। अभी 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 मत बता, अभी मत बता। तो आप बताइए थे पहले। बाकी लोगों को भी दिमाग लगाने दो थोड़ा, ठीक है? और कोई डाउट किसी को? अगर और कोई डाउट नहीं है तो, अरे तुम लोगों को सब्जेक्टिव में तो बड़ा भारी सवाल दिया था, उसमें किसी को डाउट नहीं आया सवाल में? क्वेश्चन नंबर 14 टाइप से शायद से सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये किसी को डाउट नहीं आया सर सब्जेक्टिव वाले बुकलेट में? बस इतना आया कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो हाँ। उसमें मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ नहीं आया क्या बोली? मतलब अगर कि अगर पाई इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड एक्सिस वाई एक्सिस है, हाँ तो हाँ तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर होना पड़ता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। हाँ हाँ अगर नहीं है, मतलब अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही बन रहा है हाँ। तो वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे एक चीज सोच के देखो कि मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ठीक है? तो इस एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है वो तो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग डी एक्स वाई लेते हैं, ऊपर एक्स एक्सिस है, तो डी एक्स वाई तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, हाँ तो ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्या? ये बनाएगा। ऑल्दो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है वैसा, बट हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि एक केस के लिए कि एग्जैक्टली अगर वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल नहीं होता तब उस केस में पाई बॉन्ड बना सकता है अगर डी ऑर्बिटल है, बट पी ऑर्बिटल वाला पार्ट नहीं बना पाता क्योंकि दो लोब एक ही बार में ओवरलैप करने चाहिए। तो अगर वाई एक्सिस है तो उसी के अलोंग अगर कोई ऑर्बिटल है तो ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो उसके परपेंडिकुलर में अगर कोई ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड बना पाएगा। ये पी के लिए वैलिड है। अच्छा, इसमें तो दे ही रखा डी एक्स वाई वाला पार्ट, डी एक्स वाई वाला पार्ट पाई बॉन्ड बना सकता था, लेकिन पी वाई वाला पार्ट पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि पी वाई वाला पार्ट तो इस एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना पाएगा? दिक्कत इस चीज का आएगा। और सर पीजेड 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 आराम से पाई बॉन्ड बनाएगा, क्या तकलीफ है इसमें? अगर मान लो ये हम लोग ऐसा लिख देते हैं इसी डायग्राम में, ये अभी भी वाई एक्सिस है क्योंकि हम लोग वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, इसको जेड मान लो, तो एक एटम यहाँ रख देते हैं और उसका पीजेड वाला पार्ट ये रहा, दूसरा एटम यहाँ रख देते हैं उसका पीजेड वाला पार्ट ये रहा, ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा? हाँ बनाएगा। से बनाएगा। इसलिए तो क्वेश्चन बोले नंबर 25 पे जाइए ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, इसलिए तो बोले इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करने का है। 25 होमवर्क दिया ही नहीं था, मतलब बुकलेट 2 की बात कर रहे हैं क्या? यस। चलो पहले हम इसका होमवर्क दे देते हैं। बुकलेट 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हर एक केस में। तो स्ट्रक्चर बनाने तो सबको आता है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालते चले जाना है फटाफट। उसके बाद 19, उसके बाद बुकलेट नंबर 2 में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 के बुकलेट नंबर 2 में एक्सरसाइज 1 में, अभी केवल एक्सरसाइज 1 में होमवर्क देंगे। एक्सरसाइज 2 तुम लोग का लास्ट में एकदम से होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा, मिसलेनियस क्वेश्चन से सॉल्व करते जाना है। एक्सरसाइज बुकलेट 2 में एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 यहाँ पे जैसे दे रखा है इंक्रीजिंग परसेंटेज एज कैरेक्टर, तो ये सवाल आराम से बना सकते हैं, डिस्कस भी कर लिया। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 अभी नहीं बना सकते, तो इस 46 नंबर क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं हम, ठीक है? ये हम कभी होमवर्क नहीं देंगे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद होमवर्क दे पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 47 में तुम लोग चाहो तो इसको अपने बुकलेट में स्टार मार्क भी कर सकते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस भी करते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, बट अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। सवाल में उस इन्फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन काम का है। अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, काफी सही रहेगा ये चीज। 47, 49, 50, 51, 51 के बाद 53। हाँ ठीक है, अभी इतने क्वेश्चन ट्राई करना। ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और वो सवाल जरूर सोच के आना, आइदर सोच के आना, नहीं तो जेडीली में ढूंढ के आना। नेट पे मत ढूंढना, नेट पे ढूंढने से तुम लोग का स्किल खराब होगा, तुम लोग का लॉजिक खराब होगा। अगर जेडीली बुक है तो जेडीली बुक में देख लो, अगर नहीं है तो बुक परचेज कर लो। हो सके तो सेकंड हैंड बुक ही परचेज करना, ज्यादा बेटर होगा। और उसमें केमिकल बॉन्डिंग में उस टॉपिक का रेफरेंस देखो कि ये टॉपिक कहाँ दे रखा। पूरा बुक नहीं पढ़ना है तुमको, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ कहीं भी कुछ कंसेप्ट है उस चीज को रीड करना है, ताकि तुम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ में आए। थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, आराम से। 25 इसमें 25। यस सर। हाँ बोलो। तो इसमें सेकंड बी पॉइंट से कौन सा बी पॉइंट। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। हम लोग जो बॉन्ड का डायरेक्शन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मालूम है ना कि सिग्मा बॉन्ड केवल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आता है। पाई बॉन्ड तो उसके परपेंडिकुलर में दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो फिक्स है दो एटम का, बट पाई बॉन्ड मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो पाई बॉन्ड वाई है कि जेड है क्या मालूम, दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो एटम्स के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है कि दो एटम्स कंबाइन करते वक्त कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और वही डायरेक्शन हम लोग के पूरे मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करता है। तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का डायरेक्शन हम लोग सिग्मा बॉन्ड का भी डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड से हम लोग शेप की आराम से बात कर सकते हैं। जैसे आज किया था हाइब्रिडाइजेशन में, इसके साथ पी एक्स तो एक डायरेक्शन, इसके साथ पी वाई तो वाई डायरेक्शन, ऐसा लिखते हुए काम कर रहे थे, ठीक है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। आज के लिए टाटा बाय बाय।